जी गुड इवनिंग। तो एक मिनट, हाँ अभी तो ये जो अभी पहली बार एग्ज़ाम हुआ है ना हमारा यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स वाला, तो ये अभी फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है जून 2026 में, है ना। दूसरी बार अभी आएगा दिसंबर 2026 में, और तीसरी बार फिर आएगा जून 2027 में, और चौथी बार फिर आएगा। इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो अभी अभी आपका पहला एग्ज़ाम हुआ है जस्ट, है ना। और मैं ग्रुप में देख रहा था क्योंकि मैं वहाँ भी उस ग्रुप में भी हूँ जो तिरुपति राव सर का ग्रुप है, वहाँ भी हूँ मैं, ऑलरेडी फैकल्टी वहाँ था। तो काफ़ी बच्चों के, है ना, कमेंट मैंने देखे हैं, और अपने ग्रुप में भी काफ़ी बच्चे बता रहे थे। सो बताइए कैसा रहा आप लोगों का। आई थिंक पेपर बता रहे थे बच्चे, एक तो कैलकुलेटर देना चाहिए था, नहीं जैसे बाकी एग्जाम में कैलकुलेटर है। तो पता नहीं ये कौन लोग बनाते हैं पेपर, जैसे है ना, कुछ बच्चे भी कह रहे थे कि जो फैकल्टी बनाया उनको बिठा दो, वो नहीं कर पाएंगे इतने टाइम में, तो वो तो है क्योंकि इतना 150 क्वेश्चन था। तो पहली चीज़ जो डिसअपॉइंटिंग था उसमें कैलकुलेटर देना चाहिए था ना। तो कैलकुलेटर जैसे बाकी एग्ज़ाम में जैसे जैम गेट या सी एस आर नेट में भी रहता है ना। इवन सी यू टी में भी कैलकुलेटर है। तो जैम गेट सी यू टी, है ना, इन सब में कैलकुलेटर है। और यहाँ पे पता नहीं कैलकुलेटर नहीं दिया था, तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा जो बच्चे बता रहे थे पेपर लेंदी था, है ना। और तीसरा थोड़े पार्ट वन वाले ओके था, है ना, और पार्ट टू में थोड़े लेंदी थे। और कुछ बच्चे बता रहे थे जैसे कॉलेज में क्वेश्चन जैसे बनाते हैं बस टाइप का था, मतलब एंट्रेंस जैसे मान लो जैम गेट में जिस तरह क्वेश्चन आते थे, तो वैसा फ्रेम नहीं था ना, थोड़े थ्योरेटिकल टाइप का बता रहे थे बच्चे। और स्टेटमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ बता रहे थे ना। बाकी चैट में देखते हैं आपके। तो ओके जी, गुड इवनिंग अनूप। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हाँ पहली बार था तो हमें भी तो नहीं पता, क्योंकि आप जो पेपर मतलब जिन प्रोफेसर ने बनाए होंगे, तो चूंकि एनटीए कराते थे, आईआईटी वाले तो बनाए नहीं होंगे, पक्का है ये, है ना। क्योंकि आईआईटी वालों को, ये यूनिवर्सिटी वालों को देते हैं जनरली, जितने भी चाहे सीएसआईआर नेट का पेपर है या यूजीसी नेट का पेपर है, ये यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेनली होंगे तो उनको दिया जाता है ना। उनकी कमेटी हालांकि होती है, तो वो बनाते हैं। और बाकी एग्जाम गेट का पेपर आईआईटी के ही प्रोफेसर बनाते हैं, तो उसका एक है ना थोड़ा अलग लेवल, अलग पैटर्न रहता है। और ये आप नेट में देखेंगे, यूजीसी का हो पहली बार की देखा आपने, या सीएसआईआर नेट हो स्टैटिस्टिक्स हो, है ना, क्वेश्चन अलग ही टाइप का रहता है थोड़े। तो बाकी आप लोग जैसे जो भी डिस्कस करना है बताइए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लक्षिता, हाय सर, आई वांटेड टू ज्वाइन योर गेट स्टैट्स, ओके, विल आई बी एबल टू मेक इन 7? हाँ हाँ हो जाएगा। इट कॉल द पर्सन फ्रॉम वेबसाइट, ही आस्क मी टू आस्क। हाँ हाँ। Hi, sir. यस Hello. यस Am I यस। audible? Yes, sir. So basically, I am not from statistic background. Actually, I'm writing GATE इसके लिए PhD के लिए. So like मेरा statistics background नहीं है. I did my MBA. So will I be able to cope up with the statistics यहाँ पे? यस यस यू कैन डू। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो इसमें 15 Yeah. मार्क्स एप्टीट्यूड आता है, तो वो आप कर लेंगे, वो इजी रहता है 9-10 लेवल का, है ना। Yeah. तो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स हो गया, बचा 85 मार्क्स। 85 मार्क्स में ऑलमोस्ट 60 मार्क्स के स्टैट्स होते हैं, और ऑलमोस्ट 25 मार्क्स के मैथमेटिक्स होते हैं। Yes. तो ये अप्रॉक्स है, +-5 हो सकता है, वैसा है। सो लाइक तो 6-7 मंथ इज़ टू मच टाइम, आप आराम से कर सकते हैं। सिलेबस जैसे हम लोग सिलेबस बढ़ाते हैं, 4 मंथ में सिलेबस खत्म हो जाता है। और आप अगर मान लो डे Okay, 1 sir. में आज बैच ज्वाइन करोगे, सो Hmm. आज ही आपको पिछले साल जो हमने पढ़ाए थे उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू फिनिश इट इन 1 मंथ, यू कैन फिनिश इन 1 मंथ ओनली, रिकॉर्डिंग देख के, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आपको लाइव Okay, तो sir. डेली चलती रहेगी, लाइक 4 मंथ लगता है लाइव सिलेबस खत्म करने में। और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पिछले साल का भी मिलेगा, और जो इस साल क्लासेस हो रही होंगी वो ऐड होता जाएगा डेली बेसिस पे, जिस दिन क्लास होगी उस दिन। तो आपके पास दोनों रिकॉर्डेड होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जिन बच्चों को जल्दी है, सो दे कैन फिनिश इन 30 डेज 40 डेज, जितना जल्दी चाहे। रिकॉर्डेड लेक्चर फुल सिलेबस है, यू कंप्लीट इट, बिकॉज ओनली कंप्लीटिंग सिलेबस इज नॉट एनफ टू क्वालिफाई एग्जाम। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, सो दैट एग्जाम में आप क्वेश्चन कर सको, है ना। सिर्फ थ्योरी Yes, sir. जानने से एंट्रेंस के क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब बहुत कम ही हो पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए टाइम, उसके बाद 4 मंथ ये हो गया। बाकी नेक्स्ट 3 मंथ में यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा ही देता हूँ क्लास में सिलेबस के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ा रहे थे, तो उस तरह से है कि सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। एंड देन आप सॉल्व करो बहुत सारे प्रॉब्लम सीट, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, यू सॉल्व मॉक टेस्ट, एंड देन यू विल नो कि आपका क्या लेवल है। देन डाउट क्लास डेली होती है, डाउट फैकल्टीज़ हैं,
सो यू कैन कॉन्टेक्ट डाउट फैकल्टीज, और मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ, तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, तो हो जाएगा। 7 मंथ इज़ टू मच टाइम। मेनली क्या होता है, ज़्यादातर लोग ना अगस्त सितंबर में ज्वाइन करेंगे, जब एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन भरने के बाद ज्वाइन करते हैं, ऐसा होता है। ओके। हाँ, सो व्हेन कब स्टार्ट हो रही है सो अभी बैच, कल न्यू से हम बैच? स्टार्ट कर रहे हैं, कल से ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो टुमारो जुलाई 1 से, है ना। या सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1। इसमें गेट का भी स्टार्ट हो रहा है, जैम का भी स्टार्ट हो रहा है, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, और आपका नेट का भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों नेट इसमें कवर हो जाएगा। सो नेट में यूजीसी वाला भी हो जाएगा और सीएसआईआर वाला भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ये तीनों हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, इवन कल से आईएसएस वाला भी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें क्लासेस मैं लूँगा, इसमें भी दूसरी फैकल्टी क्लास लेंगे, वैसा है। सो जुलाई 1 है ना, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका बैच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, है ना। और इस बार का ये 4th बैच है, ऑलरेडी एक जनवरी में स्टार्ट हुआ था, दूसरा बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तीसरा भी जून में स्टार्ट हुआ था, इस 4th एंड लास्ट बैच। इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, है ना, ये लास्ट बैच है। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो अभी डिस्कशन पे आते हैं, तो बाकी जो चैट में पूछ रहे थे उन पे देखते हैं। हेलो सर। जी जी संदीपन बताइए। सर अभी जो 4-5 बैच जो स्टार्ट होगा ऑलरेडी, तो मेरा जो पहले जो बैच है वो उसी बैच में ही तो होगा कंटिन्यू ना। हाँ हाँ, वो आपको प्रारंभ आपने परचेज किया ना, प्रारंभ में आपको रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा सबका। और हम लोग रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, लाइव क्लास नहीं मिलेगा सर पर हम लाइव व्हाट्सएप ग्रुप में आप है ना, आपको 2027 वाले ग्रुप में ऐड किया होगा हमने, तो उसमें लिंक अच्छा जो अभी जैसे लिंक आता है ना डेली, तो उसमें लिंक आएगा है? व्हाट्सएप का। हाँ, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा, में, परम व्हाट्सएप बैच ग्रुप के में। ना, परम बैच में पूरा फॉलो करेगा इसके लिए सर। हाँ हाँ, डेली आप ज्वाइन कीजिए, आपको जो लाइव क्लास ऐसी होती है गूगल मीट पे, तो आप लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, जो पेड ग्रुप है जिसमें आप 2027 बैच जिसका नाम है ग्रुप का, तो उसमें आपको लाइव क्लास की लिंक आएगी कल से, ठीक है ना। ठीक है सर। सर शेड्यूल। क्लास का मैंने पूरा सिलेबस के एक रोड में बना के, ठीक है सर। हाँ, वो एक दिन कल कौन एक बार सा डिस्कस करते हैं, कल पूरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मन में आपका रोड मैप कैसे रहेगा, है ना। है? ठीक है सर। आप ठीक है सर। पूछिएगा जो भी आपके मन में क्वेश्चन, लाइक यू आर आस्किंग ना, आप पूछो, मैं क्लास में उसको हम लोग डिस्कस मैंने करेंगे। क्या हुआ भाई, एक बार एग्जाम देने के बाद एक मैंने जो जिनिस मेरे माइंड में आया था, क्वेश्चन इतना टाइप टफ नहीं होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस ना क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेगा। मैंने अच्छा ज्यादा खराब मैंने क्वेश्चन इतना टफ नहीं हुआ, बट सम क्वेश्चन नीड टू प्रैक्टिस मोर। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों का एक्सपेक्टेशन हाई है, लाइक, और आप लोगों का एक्सपेक्ट क्या है कि लाइक आप चाहते हैं कि 3 आवर्स में हम सारे क्वेश्चन कर ले, तो एग्जाम में टाइम कम पड़ जाते हैं, एक्चुअली ये है ना। ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, सो टाइम कम पड़ जाता है आपको। मेन है कि जैसे मान लिया आप सबने अटेम्प्ट किया, किसी ने, हाँ, अगर आप चाहो तो एक्सपेक्टेड यू कैन राइट कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, बाकी लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। तो अपना अपना लोग है हाँ, चैट में आप लिख सकते हो, यू जस्ट राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड, अगर याद है तो, वैसा है। और सारे हाँ, क्वेश्चन के इक्वल वेटेज हैं, है ना। सो लाइक देयर वर हाँ, टोटल 150 क्वेश्चंस, तो हाँ, 150 क्वेश्चन है टोटल, हम्म, एंड और दिस वाज ऑफ 300 मार्क्स, तो हम्म। वैसा है। और ये फर्स्ट टाइम एग्जाम था, तो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग भी नहीं पता क्या पूछे जाएंगे, कि हम लोग, मैं तो बनाया नहीं पेपर, तो हम लोग गेस ही कर सर रहे थे आप जी। सर एक क्वेश्चन आया था, मैं जस्ट फॉलो की जस्ट मैं अब शेयर कर दी, मेरा जो हम्म आया था क्वेश्चन दिया था रैंक कोरिलेशन का, ठीक है। हम्म नॉर्मल फॉर्मूला में ही वो 1 - 6 डी स्क्वायर एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पहले ही देखने के बाद मेरे पता चला बहुत टाइम लगेगा, मैं क्विट कर दिया, ठीक है। हम्म वो करने के लिए मेरा 5 मिनट्स लग गया, बट इतना टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लग गया। हम्म मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक दिस टाइप। एक क्वेश्चन आया नॉन पैरामीट्रिक का, एक एग्जांपल क्वेश्चन आया था हाँ टेस्ट का, मैंने इतनी यू टेस्ट में भी आई थिंक आया था, यू टेस्ट आया था हाँ, तो उसका जैसा एक। रिव्यू था कि नॉन पैरामीट्रिक काफी क्वेश्चन आए थे। बताइए आगे। बट उसका ना वो सब चैप्टर से मतलब जो बेस थ्योरम से कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आया, ओके, बेस थ्योरम से कोई क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बहुत कम है सर, इन्फ्रेंस से आए बच्चे ही बता रहे नहीं। कम, इन्फ्रेंस से भी कम थे, ऐसा है, इन्फ्रेंस जो estimate- इन्फ्लुएंस कम, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बहुत कम है, हम्म लीनियर एस्टिमेशन से क्वेश्चन ज्यादा आया, मल्टीपल से क्वेश्चन ज्यादा आया। ओके, सबसे सबसे अच्छा यूनिट था यूनिट 10। मतलब यूनिट 10 में यूनिट 10 में आर का क्वेश्चन बहुत इजी था, आर में 6 और 7 क्वेश्चन आया। हाँ और आया था बाकी जो 3-4 क्वेश्चन आया था एनएसएसओ वो तो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी था।
पर यूनिट 10 से मोर और लेस 10 क्वेश्चन आया था, बट 20 मार्क्स आया था। और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम था सर। अच्छा हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम था, मतलब थोड़े डायरेक्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ओनली फ्रॉम द यूनिट 10। हाँ थ्योरेटिकल था वो। सर जी अभिजीत। जैसे सैम्पलिंग का स्टेट फॉरवर्ड था, और बाइवेरिएट का जो क्वेश्चन जो कोई मतलब कि जैसे जैम गेट का कोई अगर अच्छे से सॉल्व किया होगा ना, वो विदिन तुरंत ही, जैसे कोई किसी को कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था और इसको सीधा उसी टाइप का, मतलब थोड़ा सा उसी टाइप का ट्विस्ट करके दिया था। हाँ और इन्फरेंस में जितने भी क्वेश्चन थे, लाइक अगर आपको जैसे सफिशिएंसी कंप्लीटनेस चेक करना है, लाइक एक पैरामीटर का एक कंप्लीटनेस होता है, तो वहाँ से वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा था। लेकिन वो क्या होता है कि अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो वो टाइम जाएगा। हाँ और मार्कअप चेन वगैरह में वो थोड़ा सा रिजल्ट का यूज किया था, जैसे लाइक 2022 या 3 में सर गेट का नहीं पूछा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन ऑर्डर स्टैट्स करके वो सीधा अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा करके जो निकालते थे लिमिट, हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। और इवन आपका प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम में था क्वेश्चन, लेकिन वो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी से आप जैसे अब नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट बायस थ्योरम वाला जो था ना, वो पूछ लिया था। वो मतलब कि डायरेक्टली बायस थ्योरम लग रहा था कि बायस थ्योरम नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर एक दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उसमें कंप्लीटनेस वाला बताया था। और इवन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x करके ऐसे कुछ था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो इतना याद नहीं है। बट हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन छेड़ छेड़ के को करेंगे ना, तो सर डुएबल था। मतलब मैं तो ऐसे ही नॉर्मली देने गया था, मतलब कि इतना वो नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे ही नॉर्मली देने गया था, तो मतलब कि लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला मतलब मैं अच्छे से भी पढ़ ना और भी अच्छा होता, जैसे नॉन पैरामेट्रिक मैंने पढ़ा भी नहीं। तो वही चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा वही चीज़ है, बट हाँ ओवरऑल मतलब डुएबल था क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल थे, डुएबल थे। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप निकाल पा रहे हो तो वो लेंथी नहीं जाएगा। तो इसमें मेन एक तो था कि आपका 1 महीने ही मिला था, 1-2 महीने ऑलमोस्ट ना, 1.5 मंथ था जब नोटिफिकेशन आया। तो 1.5 मंथ सबके पास था, अराउंड 45 डेज था। तो सबने 45 डेज ही प्रिपेयर किया, कितना अच्छा, बहुत अच्छा है ना, करने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली। तो जैसे तैसे बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट किया, चाहे मैंने या कोई भी दूसरी कोचिंग ने कराए, सबने जैसे तैसे ही कराए। चाहे तिरुपति राव सर ने जो फ्री वाला चलाया, तो वहाँ भी ऐसे ही है, बस पीपीटी से पढ़ाना तो और आसान है। और पीपीटी से मुझे लगता है समझ, बस कंटेंट आपको मिल जाता है, बट उसमें समझ कम आता है। मतलब पीपीटी का रीड कर दें, प्रोफेसर भी रीड कर देते, आप भी रीड कर लो, हो गया। तो समझ आता है, पीपीटी से कम ही समझ आता है, मुझे ऐसा लगता है। जो मैथ और स्टैट्स है, पीपीटी से पढ़ाने में थोड़ा ना वो है कि मतलब इजी है पढ़ाना और कम आप वो कर पाओगे। लेकिन ये है कि आपके पास कंटेंट पूरा आ जाता है, मतलब अगर पीपीटी शेयर कर दिया तो नोट्स आ गया। तो पहली बात क्या है, एग्जाम में टाइम बहुत कम है ना, हर क्वेश्चन पे 1.2 मिनट पर क्वेश्चन है आपके पास, है ना, क्योंकि 180 क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना कम टाइम, और आपने जैसे मैं पहले भी कहा था कि अगर 5-10 मिनट एक क्वेश्चन पे देते हो, तो उसके बदले 5-6-7 क्वेश्चन छूटना ही है आपका, ये चीज़ है ना, क्योंकि वो खाएगा। और भी सर जैसे शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल में पूछ लिया था कॉन्फिडेंट इंटरवल। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का, हाँ वो तो उस क्वेश्चन जैम गेट में भी आए हैं इस पे तो। हाँ, मतलब कि सर ऐसा सीन है, जैसे कोई बंदा मतलब कोई स्टूडेंट अगर लाइक जैम गेट के लिए तैयारी कर रहा है, मतलब अच्छे से उसका निकला होगा ना, हम्म तो मतलब कुछ भी हो, लेकिन तैयारी अगर रैंक आया है नहीं है अलग बात है, लेकिन तैयारी अगर अच्छे से किया होगा ना, तो उसके लिए ये पेपर मतलब कि उतना डुएबल है। मुश्किल नहीं रहा होगा, हाँ। हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा वो लेकिन आप सर जैसे इनवर्स गामा में पूछ लिया था वो, हम्म एक क्वेश्चन था इनवर्स गामा में, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अगर आप 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे, तो वो हम्म कोची के फॉर्म में निकल जाएगा, और डज नॉट एग्जिस्ट का भी ऑप्शन था उसमें, हम्म मतलब ऐसा सीन था। बट मैं तो नॉर्मली देने गया था, बट ठीक है जितना भी है। ठीक है, जैसे क्या है ना, हाँ मतलब जो, जी अनूप कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन डुएबल थे, बट हर एक क्वेश्चन में हमें मतलब एटलीस्ट 3 या 4 ऑप्शन तो पूरा चेक करना ही था। हम्म करने को तो कर सकते थे, बट टाइम बहुत बहुत ज्यादा कम था ऐसे सोचने के लगे तो। बिकॉज फिर यदि जल्दबाजी में करते तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाते थे, हाँ ये भी है। तो ये थोड़ा सा था। इसमें देखिए, तो ये जैसे मैं एकदम हर बच्चों के साथ यही है, क्योंकि सबको पेपर लेंदी लगा, क्योंकि टाइम सबके लिए कम था। तो ये अब क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों ने एक्यूरेसी मेंटेन, मतलब आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और अगर वो सही है तो ज़्यादा चांसेस हैं
क्योंकि टाइम तो कम सबके पास था, तो लाइक हो सकता है सबने 100% अटेम्प्ट ना किया हो, लेकिन आपने, अब डिपेंड करता है कौन कितना अटेम्प्ट किया है। तो मैं चैट देखता हूँ अभी, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या है टफ। देखो मैं कहा टाइम कम मिला आप लोगों को, फिर भी आपने अच्छा ट्राई किया, ये है। तो टाइम कम था ना सबके पास, तो और एग्जाम में भी कम टाइम है, प्रिपरेशन का भी कम टाइम मिला, एग्जाम में भी कम टाइम था, तो इसीलिए। और पेपर भी थोड़ा वैसा अनएक्सपेक्टेड दे दिया। फिर भी क्या लगता है, ये नेट गेट के लेवल में अक्सर बच्चे पूछते थे, तो आपको कैसा फील हुआ जो बच्चे नेट गेट एग्जाम दिए होंगे, CSIR नेट या गेट स्टैटिस्टिक्स, तो उसके कंपटीजन में कैसा था? इजी लगा, मुश्किल लगा? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा मुझे लगता है सर इजी। CSN नेट के कंपैरिजन में मतलब कि इजी था। हम्म मतलब गेट और CSN नेट के बीच में बीच वाला जो कह पोर्शन है सकते हैं, कह सकते हैं। इस टाइप का है, थोड़े गेट से थोड़ा ऊपर है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मुझे लगा गेट में 3 आवर्स का एग्जाम है, तो उसमें 65 क्वेश्चन आते हैं, ये है। और यहाँ पे 3 आवर का ये भी है, लेकिन 150 क्वेश्चन है, तो मतलब डबल से भी ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेवल कम होगा। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, जैसे जिन बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए हैं। लाइक देखिए होता क्या है, किसी भी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वालिफाइड बच्चों की सीटें फिक्स है, जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनका कुछ एक क्राइटेरिया रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल उनको 20% बच्चों को क्वालिफाई कराना है। एग्जाम मान लो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, अब उनका है कि 20 बच्चों को पास कराना ही है, तो इस तरह का कुछ रूल रहता है, वो उनको मैं जैसे गेस कर रहा हूँ ऐसा कुछ है। तो उसमें क्या है कि जो टॉप के 20% बच्चों को क्वालिफाई होना ही है, चाहे हो सकता है वो 50-50 ही स्कोर करे टॉप वाले। तो आप मान लो एग्जाम सबका खराब हुआ है, लेकिन इसमें जो बच्चे फिर भी टॉप परफॉर्मिंग होंगे तो उनका तो क्वालिफाई होना ही है, ऐसा था नहीं किसी का क्वालिफाई नहीं होगा। पेपर लेंदी था, कैलकुलेटिव था, कम टाइम मिला, ये सब ठीक है, लेकिन जितने बच्चों ने एग्जाम दिया एक्सपेक्टेडली कितने बच्चों ने दिया होगा, जैसे गेट देता है इस बार 2000 बच्चे आसपास थे, तो ये एग्जाम नेट का तो आई थिंक क्योंकि मैथ के साथ है, तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि नेट का एग्जाम 20,000 से ज़्यादा बच्चे देते हैं, CSIR नेट का ज़्यादा ही है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे देते हैं, तो वैसा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा जो एग्जाम इस बार फर्स्ट टाइम हुआ, तो इसमें एक्सपेक्टेड मुझे लगता है जो कैंडिडेट होंगे, मुझे लगता है 3000 के आसपास होंगे, क्योंकि कुछ मैथ वाले भी थे और कुछ क्या है कि जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी एग्जाम दे दिए, सो दैट क्योंकि पहली बार हो रहा है ना, या कोई PhD कर रहे हैं स्टिल, तो मुझे लगता है 3000 के आसपास कैंडिडेट रहा होगा, इतना कैंडिडेट ने एग्जाम दिए होंगे। अब मैं ऐसे गेसिंग बता रहा हूँ कि मान लो 20% बच्चों को क्वालिफाई कराना ही है, तो इसका निकालेंगे 20%, अराउंड 600 बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे इसमें से। 20 में मैं गेस कर रहा हूँ, यानी कि 20% ही है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ कि उनका है कि भाई 20% बच्चे, कट ऑफ ऊपर नीचे क्यों होता है, जैसे आप जानते हैं ना पेपर आसान आया तो कट ऑफ हाई चला जाता है, क्यों भाई? क्योंकि कैंडिडेट तो उतने ही क्वालिफाई कराने हैं, और जब पेपर टफ आया तो कट ऑफ लो होती है, क्योंकि हमें उतने बच्चों को क्वालिफाई करना था। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को 3000 बच्चों को आप रैंक कर दो, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% कर लेते हैं 300, मान लो 10% बच्चों को क्वालिफाई करवाना, 300 बच्चे क्वालिफाई करेंगे लेट से, तो जो टॉप के 300 परफॉर्मिंग होंगे उनका तो क्वालिफाई होगा ही ना, चाहे उनका एग्जाम भले खराब हुआ हो, इस तरह से है। तो जहाँ पे 300 बच्चे खत्म होंगे वो कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा, इस तरह से समझ लो। और ये कैटेगरी वाइज होंगी, तो लाइक इस कैटेगरी से उसके अकॉर्डिंग मार्क्स शिफ्ट होंगे, किस कैटेगरी से कितने बच्चों क्वालिफाई, उनका अपना तरीका है, ये चीज़ें हैं। तो ऐसा है नहीं किसी का नहीं होगा, ठीक है ना। सर जो JRF का स्कोर आता है उसका भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज होता है क्या? JRF का जो कट ऑफ आता है, हाँ कैटेगरी वाइज होता है, ओके सर। जनरल का अलग, OBC का अलग, SC का अलग, ST का अलग, हाँ EWS का अलग रहेगा, तो कैटेगरी वाइज होगा। और दूसरी चीज़, अभी कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई OBC, मैं OBC का कैंडिडेट हूँ, और इसी में मान लो कि कट ऑफ जैसे अगर हम प्रेडिक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ऊपर करके लेता हूँ, मैं पहले से बोल रहा था कि 200 प्लस मान लो JRF का है एग्जांपल के लिए, जनरल कैटेगरी का, और 180 है फॉर एग्जांपल OBC के लिए JRF का, ठीक है, ये जनरल के लिए UR के लिए, और ये OBC का है, ऐसे मान लो 190 फॉर एग्जांपल ले लो JRF के लिए, EWS का है एग्जांपल के लिए, है ना, ऐसा फिर 150, ये हालांकि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना होगा नहीं, मुझे लगता है 20 नंबर इससे कम ही होगा फिर, है ना ऐसे। तो मान लो फॉर एग्जांपल 150 है SC ST का लेट से JRF के लिए, है ना, तो ऐसा फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्क्स 210 आ गया, मैं मान लो चलो OBC कैटेगरी का हूँ, और मेरा 210 आ गया, तो बच्चे पूछते हैं मैं किस कैटेगरी में मेरा एडमिशन होगा या क्वालिफाई किस कैटेगरी में होगा, तो जो एग्जाम में कैटेगरी चेंज नहीं होगी मेरी, मैं अभी भी OBC रहूँगा। अगर मेरे 250 मार्क्स भी आ गए, भले मैंने जनरल कट ऑफ क्लियर कर दिया, स्टिल OBC कैटेगरी में ही मेरा क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। जब मैं एडमिशन लेने जाऊँगा तो वहाँ उस तरह का रूल होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में मैं गया, अब क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी में चलो मान लो 5 सीटें हैं, जिसमें 2 जनरल की हैं, और मैं OBC कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं हाईएस्ट परफॉर्मिंग उन 5 में से, मतलब 5 सीटें, लेकिन जो सिलेक्ट हुआ 5 बच्चे, उसमें मैं OBC का हूँ, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स है,
तो मैं जनरल में वहाँ काउंट होऊंगा, मतलब मैं ओबीसी हूँ लेकिन मेरा एडमिशन जनरल कैटेगरी में होगा, अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग हूँ उनमें से तो वहाँ पे जनरल में काउंट हो जाएगा। तो वहाँ दूसरे ओबीसी मतलब मैं जनरल की सीट खा जाऊंगा, ऐसा कह लो, उस तरह का है। कोई एससी का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स एडमिशन के टाइम पे, एग्जाम्पल रैंक ही ले लो, अभी जैम में जैसे होता है कि रैंक 1 वाला बच्चा फॉर एग्जाम्पल एससी कैटेगरी का है, स्टिल उसका एडमिशन जनरल, वो जनरल की सीट पे जाएगा, तो उसका एडमिशन यूआर के सीट पे होगा। समझ रहे थे, ये एडमिशन के टाइम पे वैसा होता है। क्वालिफाई भले रैंक 1 एससी कैटेगरी में ही हुआ, मतलब कैटेगरी उसका सेम है, हालांकि रैंक तो मार्क्स पे मिलता है ना, तो यहाँ कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, रैंक तो ओवरऑल मार्क्स पे आता है। एडमिशन में जाके चाहे फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो या पीएचडी एडमिशन हो, वहाँ पे जाके आपके कैटेगरी का रोल आता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा था ना कि मैं ओबीसी, मान लो जैसे मैं कहा 5 सीटें हैं, 2 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, एक एससी फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैं ओबीसी का हूँ लेकिन मैं जनरल में ही जाऊँगा, तो जो ओबीसी में कोई दूसरा जनरल का बच्चा आएगा फिर, समझ रहे हैं, तो दो ओबीसी में यूआर वाले नहीं घुस सकते, लेकिन यूआर वाले में कोई भी आ सकता है जो बेस्ट परफॉर्मर है, यूआर तो अनरिजर्व्ड है, तो इस तरह का है। ओके तो अब चैट पे आते हैं। सो तो इसमें जो बता रहे थे कि एफ स्टैटिस्टिक्स, अच्छा इसका क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, रिवाइज समथिंग बिना कैलकुलेटर कैसे, वही तो जैसे मान लो कैलकुलेटर तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे वो कैलकुलेट, हम बच्चे थोड़ी है 9-10 के कि, या 9-10 चलो उसमें भी कैलकुलेटर अलाउड हो जाता है, 5-6 के बच्चे काउंटिंग सिखा रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, हम तो कॉन्सेप्ट हमसे चेक करना चाहिए, कैलकुलेशन क्यों एक्सपेक्ट करेंगे वो। तो जो लोग थे एडवाइजरी कमेटी में उनको, या जो एग्ज़ाम कमेटी में थे उनको बोलना चाहिए भाई कैलकुलेटर तो होना चाहिए था। यही है ना, आईआईटी वाले एग्ज़ाम कराते हैं वो कैलकुलेटर देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले इनका क्या है। तो बिना, हाँ वही, बिना कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर, डिवीजन इतना आसान कैसे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, रूट निकालना आ गया मान लो कभी 144 का, तो खुद कैसे बिना कैलकुलेटर करोगे इस तरह से। तो वहाँ गेस कर सकते हैं इसमें, तो राउंड ऑफ कर सकते थे, बाकी ठीक है। हाँ तो बाकी जो रिव्यू है, बच्चे ने बताया कि पेपर टफ था, लेंदी था, है ना, अनएक्सपेक्टेड था, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं था पेपर कि लाइक जरे हम कहते हैं ऑन एन एवरेज ऐसा होना चाहिए, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आने चाहिए थे सब्जेक्ट के, वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। जैसे बाकी टॉपिक तो वो तो मेन जो पेपर बना रहे हैं उनके हिसाब से है। सीयूटी में भी ऐसे ही होता है, कहीं से कुछ भी दे देते हैं, एक ही मतलब टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही रख देते हैं, सिमिलर सा, बस नंबर बदल देते हैं, ऐसा सीयूटी में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पेपर आएगा तो हम डिस्कशन क्लास भी लेंगे, अभी जो पेपर एक बार, अभी तो आपने ऑनलाइन दिया होगा, तो अभी रिस्पॉन्स शीट आपका आ जाएगा 1-2 वीक में आ जाएगा, 1 वीक में या मैक्सिमम 2 वीक में आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे आपने क्या क्या आंसर दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर बनाएंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन क्लास भी रखेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते सर हैं। सर जो क्वेश्चन जो दिया था, आंसर शीट की मेरा मेल एड्रेस में आएगा, मेल में यूजीसी का जो एग्जाम जो हुआ उसका की आंसर शीट मिलेगा? हाँ आपको मिलेगा, रिस्पॉन्स शीट आपका मिलेगा, यू विल नो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपने टिक किए, वो रिस्पॉन्स शीट मिलेगा आपको। कब देंगे सर वो बोला? वो 1 वीक में हो जाएगा, 1 वीक तक रहता है ऑटोमेटिक मेल में आएगा ना, उसके लिए कोई मेल लिखने की मेल में, जरूरत या नहीं? जहाँ से आपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किए थे आपने, और मेरा पोर्टल से लॉगिन तो लॉगिन पोर्टल पे, करके वहीं पोर्टल पे से। जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए वहीं से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाएगा अच्छा पोर्टल ओके पे। ओके, उसके बाद आंसर की मिलेगा ना? हाँ उसके बाद आंसर की मिलेगा, पहले वो आंसर फिर उनका आएगा, आपको लगता है कुछ गलत है तो यू कैन चैलेंज, है ना, उनका आंसर की को वो चैलेंज करने का ऑप्शन रहता है, तो अगर वो फिर उसके अकॉर्डिंग मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा, होता है इस तरह से, ठीक है। ओके ओके सर ओके। Sir, जी what will be the cutoff for general in assistant professor? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब उसके लिए नेट के लिए, हाँ मतलब लेक्चरशिप के लिए तो थोड़े कम होगा, अब एग्जैक्टली बताना थोड़ा फर्स्ट टाइम एग्जाम है ना, तो थोड़ा टफ है, बट स्टिल यू कैन गेस, जैसे मैंने ये लिख दिया है तो ये बहुत हाई मतलब है, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे कम ही जाएगा मुझे लगता है। जैसे जनरल का आप लगाओगे ना तो उसको थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, बच्चों से रिस्पॉन्स भरवाने पड़ेंगे पहले कि कौन सर बच्चा वो तो कितना। जीआरएफ का लिखा है, यूजीसी नेट हाँ लेक्चरशिप के लिए इसी में आप चाहो तो 10-20 नंबर कम कर लो, अराउंड 10-20 नंबर के आसपास, उसमें कम हो जाएगा, वैसा है। थैंक यू सर। ओके हाँ तो उससे हो जाएगा, बट अभी एक रिस्पॉन्स भरवाते हुए आंसर किया जाता है, फिर गूगल फॉर्म में एक बार बच्चों के रिस्पॉन्स देख के देन प्रेडिक्ट करना आसान होगा कि बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना ईजी रहता है। अभी ऐसे सिर्फ गेस करूंगा मैं भी,
जैसे मान लो अभी एग्जांपल के लिए आंसर की आ गया, आपका रिस्पॉन्स सीट आ गया, तो यू कैन मैच योर आंसर्स विद देयर आंसर की, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स आए, और सबको पता चल जाएगा अपना अपना मार्क्स। तो वो हम जैसे गूगल फॉर्म मैंने मान लो सर्कुलेट कर दिया, सब लोग अपना मार्क्स भर सकते हैं। देन हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि इनने मान लो गूगल फॉर्म 500 बच्चों ने भरा, तो 500 बच्चों में कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन गेस कि ओके क्या कट ऑफ हो सकता है, देन उसके अकॉर्डिंग गेस कर सकते हैं हम लोग। सो इसमें जो बता रहे थे ना कि सर पेपर बहुत टफ एंड लेंदी था, ठीक है, 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन, बहुत मुश्किल था। हाँ मुश्किल ही है इतना करना, इतना क्यों पूछते हैं, कम पूछना चाहिए ना। सो कितना क्वेश्चन करना सफिशिएंट रहेगा बताओ भाई। देखो जनरली किसी भी एग्जाम में क्या होता है, अगर मोस्टली आप देखोगे जैसे नेट में है या गेट में है या है ना, 50% प्लस इज सेफ स्कोर रहता है जनरली। आप CSR नेट का ही उठा लो, कितने मार्क्स पे हो जाते हैं, 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, आपके 100 120 है, जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा जाता है तो 110 120 तक जाता है, इस तरह से है। तो 60% अगर आप कहें तो बहुत सेफ, उसको 60% प्लस इज़ वेरी मच लार्ज। तो यहाँ पे देख लो 60% अगर आप देखोगे तो 180 के आसपास जाएगा, तो जो जनरल का कट ऑफ उसमें जा सकता है 180 to 200, ये रेंज हो सकता है इस तरह से। और ये भी हायर ही है, इससे कम ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं बहुत लार्ज रेंज लूँ तो 150 से 200 का होगा ऐसा, तो वैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 50-60% के आसपास जनरली किसी भी एग्जाम, जैसे जैम गेट में 50% ले आओ तो बहुत है, जैसे गेट में 50 मार्क्स ले आओ तो रैंक तो टॉप 20 में हो रहता है ना, 50 मार्क्स के आसपास। टॉप 20 परफॉर्मर जो होते हैं, मतलब 50 प्लस वाले बच्चे टॉप 20 या टॉप 10 में होते हैं, वैसा है गेट में। जैम में भी सिमिलर सिचुएशन है, तो वैसा है। CSR नेट में ना 110 100 जो बच्चा है तो 100 के आसपास नेट में भी हो जाता है जो CSR नेट है। तो यहाँ भी 50% अगर आपके पास है तो एक्सपेक्ट, फर्स्ट टाइम एग्जाम था तो मुझे लगता है 50-60% के इनफ है। 300 का आप 50% देख लो, 60% देख लो, इसके आसपास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 200 में बहुत सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इसके ऊपर है तो क्वालिफाई होना ही है, वरना आप बहुत लो जाएंगे तो अराउंड 150 आप कह सकते हो ये होगा। तो 150 200 के बीच का रहेगा। बाकी पेपर 1 तो अच्छा, पेपर 1 पढ़ने के लिए मैंने कहा था ना, पेपर 1 में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना था, जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे डिफरेंट UGC के पेपर्स के। एप्टीट्यूड तो कॉमन ही रहता है, जैसे आपके साथ जिन लोगों का भी आज एग्जाम हुआ होगा उस शिफ्ट में और पेपर्स के भी एग्जाम होंगे, तो एप्टीट्यूड कॉमन रहा होगा आप में भी और उनमें भी, ऐसा है। तो एप्टीट्यूड का लेवल और पेपर कॉमन रहता है अक्रॉस, मतलब सबका नहीं, मतलब एक शिफ्ट में जितने एग्जाम हो रहे हैं तो उसका कॉमन रहेगा एप्टीट्यूड। तो लाइक एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप डिफरेंट जो UGC 107 पेपर में एग्जाम कराती है, और कितने दिनों में होता है, जैसे 8 दिनों में कराया है तो ऑन एन एवरेज देख लो एक दिन में 12 एग्जाम हुए होंगे, है ना, या 12 या 15 एग्जाम हुए होंगे, तो है ना, 10 से 12 मान लो अनएक्सपेक्टेड, तो या 12 से 15 एग्जाम है। तो लाइक अभी आपके पास इस बार ही अगर सारे पेपर आप डाउनलोड कर लोगे तो एप्टीट्यूड के आपको 12 डिफरेंट पेपर मिल जाएंगे, एटलीस्ट 12 to 15 पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। वैसा है। सो तो एप्टीट्यूड आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत, जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर डिफरेंट एग्जाम के बैठ के सॉल्व कर लो, और उसको डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पेपर 1 है ना 50 क्वेश्चन है तो बहुत 1/3 वेटेज है। ये बता दीजिए E ऑफ 1/x लेस देन EX सही है गलत। तो 1/x के बारे में सोचो, इसमें तो ऐसा कोई उधर डिपेंड करता है सपोर्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है। नेगेटिव रैंडम वेरिएबल का इसमें आप कोई इनइक्वालिटी लगा सकते हैं ना, ये डॉट्स से हो जाएगा आई गेस। ओके। तो जैसी सिचुएशन मुझे लग रही है ना जैसे बाकी बच्चों का है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पूछ रहे हैं आप, लाइक UG है ना उसके लिए, लेक्चरशिप के लिए, तो इसका स्कोर और थोड़े कम होगा, ठीक है ना। तो मे बी 140 के आसपास हो सकता है, जनरल का बता रहा हूँ। CR से, हाँ CSR से इजी है। अच्छा आप ये बता रहे राहुल, टॉप 6% असिस्टेंट प्रोफेसर 1% JRF के लिए कैटेगरी वाइज पास करते हैं, ओनली PhD एडमिशन कैटेगरी में पास करते हैं स्टूडेंट को। ओके ओनली PhD कैटेगरी में बता रहे हैं आप, अच्छा नहीं 6% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1% JRF के लिए।
ओनली पीएचडी एडमिशन कैटेगरी में भी पा सकते हैं। ओके, वही बोला हूँ, एक उनका रूल होगा, देखना पड़ेगा ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, कि वो कितना यूजीसी का क्या एक नॉर्म्स हैं, वो सीएसआर का होगा, यूजीसी का देखना है कितने % बच्चों को वो क्वालिफाई करेंगे। तो मतलब आपको ये नहीं है कि आप मतलब आपको 100% परफॉर्म करना था, मेन है जितने बच्चे हैं उनमें आपको बेटर परफॉर्म करना है या बेस्ट परफॉर्म करना है। तो लाइक यू आर इन द टॉप 10% या टॉप 5% परफॉर्मर, चाहे आपके एग्जाम खराब हुए हों, स्टिल आपके मार्क्स अगर टॉप 5% में है तो आपका क्वालिफाई होना ही है। ये चीज़ें हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि एग्ज़ाम टफ है, लेंदी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि मान लीजिए चलिए एग्ज़ाम बहुत आसान होता, लेट से 1 लाइनर क्वेश्चन होते 150 क्वेश्चन, टिक टिक टिक, आपने बस 150 क्वेश्चन है, आपने 75 मिनट में कर दिए, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर दिए, तो इससे क्या होता? तो क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते? स्टिल उतने ही बच्चे क्वालिफाई करते जितने अभी करेंगे। मैं ये कहना, अभी पेपर टफ लेंदी था, तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट तब भी उतने ही होंगे, अब भी उतने ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर पेपर बहुत इजी हो गया, मैं कह रहा हूँ 1 लाइनर आ गया, मतलब एक एक लाइन का क्वेश्चन है और 1 वर्ड का 4 ऑप्शन है, तो ऐसा है कि आपने आधे मिनट में एक क्वेश्चन कर दिए, तो पूरा पेपर आपने 75 मिनट में कर दिए, 3 घंटे बहुत है। अगर ऐसा भी हो जाए और हर बच्चे 300 में 300 ले आए, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब फिर भी मान लो कि टॉपर फर्स्ट है, 300 वाले ज़्यादा बच्चे हैं, सबके मार्क्स 200 300 है, तो स्टिल कट ऑफ फिर और 225 चल जाएगी, 230 चली जाएगी कट ऑफ। अभी मान लो सबके खराब आए, सबने आपने स्कोर किए होंगे 100 to 200 के बीच मार्क्स होगा, मोस्टली बच्चों का 100 to 200 के बीच मार्क्स होगा, या सॉरी 200 में कम, हाँ 100 200 ज़्यादातर, मोस्टली मतलब कुछ एक्सेप्शनल 200 प्लस होंगे, कुछ एक्सेप्शनल 100 के नीचे भी होंगे, तो मतलब ज़्यादातर बच्चे जो होंगे 100 से 200 के बीच होंगे, और कट ऑफ भी इसी बीच में आनी है, ये है, इसी बीच का होगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अब भी उतने ही क्वालिफाई होंगे, और अगर बहुत इजी आया था तब भी उतने ही क्वालिफाई होते। ऐसा नहीं कि पेपर इजी आ गया ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर कट ऑफ ऊपर चली जाएगी कि भाई हाँ 200, मतलब एग्जाम्पल बहुत आसान पेपर आ गए तो बोलेंगे 220 से ऊपर वाले क्वालिफाई है, पेपर बहुत टफ है तो 150 से ऊपर वाले क्वालिफाई है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यू शुड परफॉर्म बेटर, लाइक जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही हो, ये जरूरी है। सारे क्वेश्चन मैं समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट इजी एंड डिफिकल्ट थिंग, इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस, क्योंकि एंट्रेंस है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी है कि 33% पासिंग मार्क्स है या 40% पासिंग मार्क्स है तो सब 40% ले आए सब पास, है ना? तो ऐसा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिक्स है 40%, अगर सब 40 के नीचे है सब फेल हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में सब 40 प्लस है सब पास है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर सब 40 के नीचे हैं तो फिर उनका कट ऑफ नीचे जाएगा, 20% 30% बजाएगा कट ऑफ उनका, मार्क्स की बात कर रहा हूँ ना, और अगर सब 40 के ऊपर है तो उनका कट ऑफ ऊपर जाएगा, फिर कट ऑफ उनका 70% 80% पहुंच जाएगा। तो एंट्रेंस इज नॉट अबाउट बीइंग हार्ड पेपर आया इजी पेपर आया, इट्स अबाउट कि आपके परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर कैंडिडेट्स कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा आपका क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है। तो एंट्रेंस में टफ और इजी का टेंशन लेने का कोई, मुझे लगता है कोई मतलब है नहीं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप एग्जाम दो, पेशेंटली बेस्ट परफॉर्म करो, रैंकिंग होगी, इफ़ यू आर बेटर परफॉर्मर, चाहे पेपर इजी था या मुश्किल था आपके क्वालिफाई होंगे। आप बॉटम परफॉर्म कर रहे हो, चाहे पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो, क्वालिफाई तब भी नहीं होगा आपका, ये इस एंट्रेंस का रूल है। सो और अगर आपके लिए आसान होता सबके लिए आसान होता, ये भी समझ लो आप, वैसा है। ओके, आप कह रहे हैं हाय सर, बिफोर दिस सेशन टीम मेंशन देयर वाज ऑडियो एडिशन, सर कैन आई गेट सेशन रिकॉर्डिंग, डू वी हैव द सेम सेशन एनी अदर डे? आरबीआई, हाँ हाँ, वो क्लास 10 से 11 हुई थी, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अगर आप पेड स्कॉलर हो, पेड स्टूडेंट हो, तो वो है ना, वो पेड वाले बच्चों को ही रिकॉर्डिंग मिलता है, सबको नहीं मिलेगा। जो पेड बैच हमारे जैम गेट नेट आरबीआई या आईएसएस है ना, या सीयूईटी आईएसआई, तो जो पेड बच्चे हैं उनको ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। इफ़ यू आर इन पेड बैच आपको मिलेगा, ठीक है दिव्य, आपको बोल रहा हूँ। सो यू कैन टॉक टू टीम, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस रहेगा ऐप में, और है ना, तो ऐप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिकॉर्डिंग, हर रोज़ अपलोड होता है क्लास के बाद। अच्छा, कह रहे हैं सम क्वेश्चन इन आर प्रोग्राम व्हिच इज नॉट इन द सिलेबस, ओके हो सकता है, बट आर प्रोग्राम ओवरऑल इजी था, है ना? हाँ मोस्टली जैसे बाकी जगह होता है, जैम गेट नेट में पोर्टल पे ही जो आपके रिस्पॉन्स सीट या आंसर की जनरली पोर्टल पे या वेबसाइट पे आते हैं, तो आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका जो पोर्टल है जहाँ आपने रजिस्टर कर रखा है, जहाँ से एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है ना, तो वहीं पे आपको रिस्पॉन्स सीट भी मिलेगा, यही रहता है। तो
कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट थे, हाँ गलती तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, जनरली यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराती है ना, यू कैन एक्सपेक्ट मिस्टेक्स, लाइक सीयूटी में देखता हूँ बहुत गलतियाँ, सीयूटी एग्जाम भी यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं, तो बहुत मिस्टेक्स रहते हैं। सो जनरल कैटेगरी कट ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका मैं एक्सपेक्ट करूंगा, सो सर यू कैन से 130 to 160 इसके बीच होना चाहिए। तो ई ऑफ एस स्क्वायर, अच्छा ये भी क्वेश्चन था, ओके। तो ओनली 35 क्वेश्चन वर कॉन्फिडेंटली सॉल्व आउट ऑफ 100, ओके। तो मतलब 3500 में सिर्फ किए, ठीक है, और बाकी सब तुक्का लगाया। 35 में भी पता नहीं कि हाँ कुछ तो उसमें गलती हो सकता है, कैसे रहेगा। जनरल पेपर ठीक था, 30-35 करेक्ट हो सकते हैं मिनिमम। तो जनरल में 30-35 कह रहे हैं, यहाँ 35 है, 30-30 लगा लीजिए, 60 क्वेश्चन। तो 120 का आपने अराउंड समझिए, अगर 35-35 कर ले तो 140 का आप अटेम्प्ट करके आए हो, है ना, ये है। सो कोई नहीं, देखो कैसा आता है, क्योंकि बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा। हाँ ओबीसी जनरल कट ऑफ में हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना, जैसे सीएसआर में क्या रहता है, जैसे मान लो जनरल का 100 है तो ओबीसी का अराउंड 90 के आसपास रहता है, 90 उस तरह से है। तो वही 10 से 20 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा, मैक्सिमम, कम हो सकता है। तो ओवरऑल पेपर यही कंक्लूजन है ना, कि पेपर थोड़े अनएक्सपेक्टेड था और लेंदी था। मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर से डिसअपॉइंटेड था, कैलकुलेटर देना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट चेकिंग आर कैलकुलेशन एबिलिटी, दे आर चेकिंग कॉन्सेप्ट्स। तो कैलकुलेटर तो होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन सही करके आंसर सही निकाल सके, टाइम बचा सके, ये है। बाकी कुछ टॉपिक उन्होंने है ना ज़्यादा फोकस किया, मे भी हो सकता है आप लोगों को वो क्वेश्चन ज़्यादा याद हो, मतलब क्वेश्चन तो आए होंगे हर टॉपिक से, कुछ से ज़्यादा कुछ से कम, जैसे मल्टीवेरिएट से बता रहे बच्चे ज़्यादा आए, रिग्रेशन के, टाइम सीरीज के, इनके क्वेश्चन ज़्यादा दिखे, सैम्पलिंग के वैसा दिखे हैं जो बच्चे कुछ बता रहे थे। बाकी जिसको जहाँ ध्यान के, कुछ तो ऐसे होंगे कि लाइक 80 तक पहुँचे होंगे, टाइम खत्म हो गया होगा, ऐसे भी हो सकता है, मतलब अगर एक एक क्वेश्चन कर रहे हो तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल से, अच्छा बहुत मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उससे उससे ठीक है। तो अभी पेपर आ जाएगा तो हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे ऐसे ही, तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास में, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो मैं यहाँ पे पेपर विथ सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन भी पहले ही है ना कर लूँगा, तो पेपर विथ सॉल्यूशन यहाँ में प्रेजेंट करेंगे, देन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाता है रेस्पॉन्सिव, तो बताना आप लोग, कोई भेजना मुझे, उसको सॉल्व करके फिर हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे, देन आंसर की भी उससे निकल आएगा, ये है। हाँ मल्टीवेरिएट और टाइम सीरीज बहुत थे, ओके। तो अभी हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस बार डिटेल में। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना होगा, पीडब्ल्यूडी तो बहुत कम रहता है मुझे तो इसमें है, क्योंकि इनका भी रहता है ना कितने कैंडिडेट की सीट रहती है। पीडब्ल्यू में मुझे लगता है 50 से 100 के बीच मुझे लगता है ऐसा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। कट ऑफ ठीक है। तो और कुछ पूछने का आप लोगों को, ये डिस्कस करने के लिए है? तो मेनली अभी मेन ये तो अभी जैसे रिव्यू लेना था आप लोग को, कैसा लगा पेपर उसका था। अभी पेपर एक बार आता है रिस्पॉन्स शीट, देन विल हैव ऐसे क्लास रखेंगे, देन विल डिस्कस, आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, एंड देन हम लोग डिस्कसन भी करेंगे, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पहला पेपर था, तो इसके थ्रू धीरे धीरे अभी पता चलेगा कि पेपर कैसा होता है, क्या कैसे रहता है। तो अभी एक दो बार पेपर देने के बाद एक्सपीरियंस होगा मुझे भी और आपको भी, वैसा है। तो बाकी जो लोग हैं अभी आप है ना, अभी क्या जुलाई है, तो अभी आप है ना दिसंबर में आपका सीएसआर, आप लोग सीएसआर नेट का ही पेपर भरो, जैसे आप लोग जो भी एमएससी स्टैट्स में किए हो या मैथ में किए हो, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अभी गेट एसटी का एग्ज़ाम देना है, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दो आप, मैथमेटिकल साइंस, और यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों रास्ते हैं आपके पीएचडी करने के, ठीक है। पीएचडी करने के लिए बस ये तीनों रास्ता आपके लिए खुला है, और हर जगह स्पेशली आईआईटी एनआईटी में ये तीनों एक्सेप्ट होगा, यूनिवर्सिटीज़ में जनरली ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। वैसा है पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये दोनों यूज़फुल रहेगा। अब पॉपुलेशन स्टडीज़ मुझे लगता है कोई यूनिवर्सिटी पहले मजबूरी में यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती थी पॉपुलेशन स्टडीज़ को असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए, अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर आ गया है आपका। तो वहाँ पे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स प्लस या तो ये क्वालिफाई हो या ये क्वालिफाई हो, इन दोनों में से एक होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, है ना। तो इन दोनों में से एक आपका चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, ये एलिजिबिलिटी अभी इंडिया में है यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है।
तो वैसा है। पीएचडी के लिए आईआईटी में ये भी लेता है, आईआईटी एनआईटी में यहाँ से भी पीएचडी कर सकते हो। तो आपको ये तीनों एग्जाम देना चाहिए, है ना। इसका एग्जाम नेक्स्ट अभी फेब में होगा, तो ये फेब 2027 में होगा। इन दोनों का एग्जाम अभी दिसंबर में आने वाला है। तो इन दोनों में बहुत सारा पार्ट कॉमन भी है, इनफैक्ट इन तीनों में बहुत सारा पार्ट कॉमन है। तो इन तीनों की क्लास अभी हम साथ ही स्टार्ट करेंगे, पहले कॉमन टॉपिक कवर करेंगे फिर एक्स्ट्रा टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर होगा, तो ये बहुत सारे पार्ट कॉमन है। और आप तीनों एग्जाम का फॉर्म भरो, तीनों एग्जाम दो, तीनों कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके लिए, इस तरह से है, ठीक है। तो ये तीनों की तैयारी कीजिए आप लोग ढंग से। तो अभी तैयारी फिर शुरू करो। मतलब देखो ये एग्जाम का रिजल्ट जो आना अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब एग्जाम आपने दे दिया तो यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट नाउ। सो व्हाट यू कैन चेंज कि नेक्स्ट एग्जाम अगर आप दोगे तो उसको चेंज कर सकते हो। तो यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से आप इसकी तैयारी शुरू करो। तीनों का सिलेबस डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। इसका तो पेपर अभी है नहीं, पहला पेपर हुआ है तो अभी आएगा। तो बाकी देखो उसको सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। यू रिवाइज सिलेबस एटलीस्ट 10 टाइम, यू सॉल्व पीवाईक्यूज एटलीस्ट 10 टाइम। इतनी बार सॉल्व करो कि लास्ट में आपको लगे कि सब आता है, यही चाहिए, है ना। ये चीज़ें फर्स्ट टाइम सब मुश्किल लगता है, बच्चे वहीं गिव अप कर देते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। यू सॉल्व 10 टाइम क्वेश्चंस को, स्पेशली मुश्किल वाले पार्ट। इजी वाले तो हर बार इजी होंगे, इजी इग्नोर कर दो। मुश्किल वाले पार्ट जो पहली बार मुश्किल लगे, दूसरी तीसरी चौथी बार सॉल्व करो उसको, फिर वो इजी हो जाएगा। तो वैसा है, तो एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें आसान हो जानी चाहिए। सो द की पॉइंट इज़ रिवीजन, लॉट ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए। आपको लगता होगा कुछ टॉपिक आता है, लेकिन जब आप एंट्रेंस में जाते हैं, अब एग्जाम दे के आए, आपको लगता होगा नहीं, जैसे लगता है ना कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, लेकिन एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो मतलब उस लेवल का नहीं आता जिस लेवल का चाहिए। तो कैसे होगा, तो बार बार रिवाइज करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, ये है, ठीक है। ओके बाकी जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप पे है। मैंने जैसे कहा था कि यू कैन, अभी तो वैलिडिटी उसकी होगी ना, कि कब तक वैलिडिटी दे रखी है, तो वैलिडिटी शायद होगी उसकी अभी। तो अच्छा अभी तो वैलिडिटी वो दिसंबर हो गया है, क्योंकि लेकिन जो आप जो ओल्ड बच्चे खरीदे होंगे वो देख लो आपके उसमें कितना दिखा रहा है वैलिडिटी, क्योंकि अभी तो एक्सटेंड कर दिया ना आज। तो एक्सटेंड कर दिया इन द सेंस जो अब परचेज करेंगे उसके लिए वैलिडिटी दिसंबर तक रहेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है ना, हाँ। तो इसकी वैलिडिटी तो जो रिकॉर्डेड बच्चे खरीद रहे हैं, लाइव बैच की फीस 12,500 अभी आज तक के लिए है। और वो हम लोग डिटेल में सारा टॉपिक कवर किए। ये तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में था। और ड्राइव का एक्सेस आप लोगों के पास होगा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो। डाउट हो, आप कभी भी डाउट, फीस नहीं भी पे करते हो, बैच नहीं भी कोई ज्वाइन करते हो, डाउट क्लास तब भी ज्वाइन कर सकते हो, तभी मैं आपको हेल्प करूँगा। 11 से 12 रात को डेली डाउट क्लास होती है, उसमें आप ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हो जो भी कंसर्न है, डाउट है, क्वेश्चन है ना। चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, आप पूछो, मैं कोशिश करूँगा। नहीं होगा तो सीख के बताऊंगा, ये चीज़ें हैं, बट आप पूछोगे तो पता चलेगा। और उसके लिए कोई फीस, डाउट क्लास की कोई फीस नहीं है, मतलब मेरे डाउट क्लास के आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो बिना कोई फीस ज्वाइन किए भी, ये है। बाकी डाउट फैकल्टीज़ भी हमारे यहाँ हैं, तो डाउट फैकल्टीज़ वो लोग हैं जो बैच में हैं उसका। तो डाउट के लिए कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके फ्री वाले ग्रुप में भी आता है डेली। तो मेन है कि आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करो, देन सीखो एंड देन डाउट पूछो। डाउट के लिए आपके पास जैसे एआई आजकल है, चैट जीपीटी, इतने सारे हैं, इसको यूज़ करो। डिप्सी के जितने एआई ऐप्स हैं उसको यूज़ करो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो कि आप समझ सको उसको, ये है। बाकी नहीं समझ आ रहा तो मैं हूँ, फिर आप मुझसे पूछो, ये है। तो मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, ये एलिजिबिलिटी भी 31/12/2026 तक का है। इसमें 3600 को इतने 1800 वीडियोस पढ़े हैं और 1752 फाइल्स पढ़ी हैं। मतलब इतने नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स जो क्लास में हुए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वीडियोस, मतलब वीडियो के नोट्स भी हैं, कुछ वीडियोस के नोट नहीं होंगे इसलिए कम है ये। 1882 वीडियोस हैं इसमें, तो डिफरेंट एग्जाम के वीडियोस होंगे ना इसमें है ना। अभी जो क्रैश कोर्स अभी जो हमने लिया है उसमें 48 वीडियो 46 फाइल्स है। 2 क्लास का आई थिंक पीडीएफ नहीं डाला है उन्होंने, टीम वालों ने। फिर CSR नेट पहले जो हमने पढ़ा रखा उसका बैच है। फिर ये क्रैश कोर्स CSR नेट का कराया था, तो इसमें CSR नेट के पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इसमें हमने। आई थिंक 10 साल के 2014 से लेके 2025 तक के हर पेपर का सॉल्यूशन है इसमें, है ना। ये इस वाले में क्रैश कोर्स नाम से जो है। बाकी ये सब DPPs हैं प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन प्रैक्टिस जो भी है। और ये तो ऐसे ही प्रॉब्लम सीट, और भी प्रॉब्लम सीट। बाकी प्रॉब्लम सीट के लिए आप ड्राइव को एक्सेस लो, है ना। ऐप पे हमारा सिर्फ मेनली वीडियो रिकॉर्डिंग है और नोट्स भी करस्पॉन्डिंग है, उसी वीडियो का नोट्स है। बाकी प्रॉब्लम सीट वो सब ड्राइव में है। ड्राइव का लिंक आपके पास होगा ऑलरेडी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में होगा, जो पेड ग्रुप्स हैं तो उसमें है। तो वहाँ से नोट्स के लिए, वीडियो के लिए आप ये, और प्रॉब्लम सीट के लिए वीडियो एंड नोट्स यहाँ पे है, प्रॉब्लम सीट ड्राइव में है, ठीक है ना।
ये चाहिए क्लास, लाइव क्लास के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट के लिए फिर आपको आईडी पासवर्ड हम देंगे एंड देन मॉक टेस्ट का पोर्टल है, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला पोर्टल जो अभी खुला था, तो आप लोग जानते ही हो, जिन्होंने फ्री मॉक टेस्ट दिए होंगे उनको पता ही होगा। तो ये मॉक टेस्ट पोर्टल है, तो यहाँ पे मेनली जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। मतलब पेड बैच के लिए एक्सेस के लिए फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं, तो वो आप खुद क्रिएट कर पाओगे, जो मैडम ने जो तरीका बताए थे। इसके लिए आईडी पासवर्ड आपको हम देंगे एंड देन यू कैन लॉग इन एंड ट्राई टेस्ट, वैसा है। ओके, आई थिंक तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अभी नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी जब अभी यूजीसी नेट का आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, आंसर की शेयर करेंगे उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। एंड अभी आप अगले प्रिपरेशन करो, इस बार हो जाएगा मोस्टली लोगों का, बट अभी तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा श्योरिटी। तो अभी आप अगली, है ना, युद्ध की तैयारी करो, ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर।